जैसे ही पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच जीती है, बाबर आजम की ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। और ये ट्रोलिंग सिर्फ फैंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ एक्स क्रिकेटर्स भी कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 एक्स क्रिकेटर्स ने तो ट्वीट करके बाबर आजम को टारगेट किया है, क्योंकि रमीज राजा जो बाबर आजम को डिफेंड कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि बाबर आजम का कोई बैकअप ही नहीं है, आप चाहो या ना चाहो आपको विदाउट फॉर्म भी बाबर आजम को खिलाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी डोमेस्टिक प्लेयर रेडी नहीं है। लेकिन कामरान गुलाम जो बाबर आजम की रिप्लेसमेंट में आए, उन्होंने एक शानदार 100 बनाया और पाकिस्तान को मैच जितवा दिया। जब ये मैच खत्म हुआ और आप ओवरऑल आप कामरान गुलाम का इम्पैक्ट देखो, फर्स्ट इनिंग्स में जो उन्होंने 100 बनाया था, वो एक मैच विनिंग 100 था, क्योंकि एक लो स्कोरिंग ग्राउंड था और फर्स्ट इनिंग्स में पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था कि वो एक 300 प्लस 350 प्लस का स्कोर बनाए। और कामरान गुलाम की सेंचुरी के बिना ये पॉसिबल नहीं था। और कामरान गुलाम के बहुत टाइम से सपोर्टर रहे हैं मोहम्मद हफीज साहब। इनफैक्ट मोहम्मद हफीज ने एक टीवी शो के दौरान 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान ही ये बात कही थी कि कामरान गुलाम को टीम में लेना चाहिए। और जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तब उन्होंने ये बात फिर से कही थी कि कामरान गुलाम तो एक बार इस फ्रस्ट्रेशन में फाइनल छोड़ के चला गया था कि मैं क्या करूंगा, इस फाइनल में एक और 100 भी बना दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे टीम में लाएगा कौन। और मोहम्मद हफीज ने उस वक्त ये आवाज उठाई थी कि ऐसे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को अगर आप रिवॉर्ड नहीं करेंगे तो आपकी क्रिकेट एक्चुअली में खत्म हो जाएगी। और मोहम्मद हफीज जो टीम का डायरेक्टर बन के 2 महीने टीम के साथ भी रहे थे, दिसंबर और जनवरी में ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद, उन्होंने ही ये मुद्दा उठाया था कि कैसे टीम में फिटनेस का कोई कल्चर ही नहीं है, कैसे बाबर आजम सिंगल हैंडेडली टीम को रन कर रहे हैं। इनफैक्ट हफीज ने इस डिसिप्लिन को लाने के लिए एक रूल भी बनाया था कि कोई सोता हुआ नहीं मिलना चाहिए ड्रेसिंग रूम में और चीजें कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन मोहम्मद हफीज के खिलाफ कंप्लेंट की गई और मोहम्मद हफीज को 2 महीने में अपनी पोजीशन से फायर कर दिया गया। अब मोहम्मद हफीज ने ट्वीट किया है और ट्वीट में किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट नीड्स इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस लाइक कामरान गुलाम 100, नोमान अली 11 विकेट्स एंड साजिद खान 9 विकेट्स एंड नॉट पीआर एजेंसीज। पीआर एजेंसीज वाले प्लेयर्स को टारगेट किया और हम सबको पता है कि पीआर एजेंसी वाले प्लेयर से उनका मतलब बाबर आजम ही है। बाबर आजम ही है जिनकी पीआर एजेंसी सबसे तगड़ी है, जिस एजेंसी में फैंस तो हैं ही, फैन क्लब्स तो हैं ही, साथ साथ कितने सारे एक्स क्रिकेटर्स भी हैं, जिसमें तनवीर अहमद का नाम मैं बार बार कहता हूं। तनवीर अहमद ने कल फिर से अपने चैनल पर आकर ऐसी बातें की हैं जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें उन्होंने इस जीत को भी क्रिटिसाइज किया है कि ये जीत कोई बड़ी भी जीत नहीं है, आपकी क्रिकेट अभी भी खत्म है, आपको बाबर आजम चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पैसे देके इन प्लेयर्स को खरीदा जाता है। मोहम्मद हफीज जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को बैक करते आए हैं, वो क्लियर है इस बात को लेकर कि जब तक आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट हारती जाएगी। और मेरे ख्याल से उनका टारगेट करना कोई गलत नहीं है। और दूसरा ट्वीट किया है बाबर आजम के फ्रेंड एनिमी समझ नहीं आता मोहम्मद आमिर साहब ने। मोहम्मद आमिर ने कुछ दिन पहले भी एक ट्वीट किया था कि जब सरफराज अहमद जैसे कैप्टन, आईसीसी ट्रॉफी विनिंग कैप्टन को एक खराब परफॉर्मेंस पर ड्रॉप कर दिया गया तो बाकी प्लेयर्स को बाहर किया गया, तो इस पर इतना शोर शराबा क्यों है। लेकिन दोबारा उन्होंने अब बाबर का नाम लेकर एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि यार प्लीज ये घटिया सोच बंद करो कि बाबर टीम में नहीं था इसीलिए आप ये मैच जीत गए। हम बेटर प्लानिंग के साथ खेले और होम एडवांटेज लिया, लेकिन आप प्लेयर्स के साथ यस परफॉर्मेंस बेस्ड की बात करें मगर पर्सनल ना हो। उन्होंने कहा है कि आप परफॉर्मेंस बेस्ड बात करें, घटिया बातें ना करें कि बाबर टीम में नहीं है। ये मैं क्या कहूँ, इसको मैं कहूंगा कि ये थोड़ा कैजुअल तरीका है ट्रोल करने का, लेकिन यहाँ पर क्लियरली ट्रोल किया गया है। यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से उन फैंस को बोला है कि यार आप बाबर के बारे में घटिया बातें ना करें, ये सब ना कहें कि बाबर टीम में नहीं था इसीलिए आप जीत गए, आप बेटर प्लानिंग की वजह से जीते हैं। लेकिन इससे एक चीज तो क्लियरली एक्सपोज हो गई कि बाबर आजम ने जो अपने अराउंड एक बेस बना रखा था, और कुछ लोग जो कहते थे कि यार डोमेस्टिक में तो प्लेयर्स ही नहीं है, हमारे पास तो बैकअप ही नहीं है, हमारे पास तो परफॉर्मर्स ही नहीं है, स्पिनर्स ही नहीं है। इवेंचुअली आप अपने डोमेस्टिक के बैकअप और अपने स्पिनर्स की वजह से ही ये टेस्ट मैच जीते हो। अगर इस टेस्ट मैच में भी बाबर, शाहीन और नसीम खेल रहे होते तो ये टेस्ट भी इंग्लैंड जीतती। तो बात ये है क्लियरली कि बैकअप आपको इसी तरीके से मिलेंगे जब आप मौका देंगे। आप मौका ही नहीं दे रहे किसी डोमेस्टिक परफॉर्मर को, तो बैकअप अपने आप कैसे रेडी होगा। अभी से जो आने वाले अगला महीना है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 ओडीआई 3 T20 है,
फिर जिम्बाब्वे के साथ भी शायद इसी तरीके का एक व्हाइट बॉल टूर है जिसमें 3 ओडीआई 3 टी20 है या कुछ। तो इसमें अगर ये यंग टीम को भेजा जाए कुछ पुराने प्लेयर्स के साथ, तो यहाँ पर भी आपके बैकअप्स बनेंगे ना। आप बैकअप आप मौका ही नहीं दोगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ भी वही खेलेगा, आयरलैंड के खिलाफ भी वही खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वही खेलेगा, तो बैकअप बनेगा कैसे? इंडिया कैसे बैकअप बनाती है? जिम्बाब्वे के खिलाफ यंग टीम भेज दी, श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में यंग टीम भेज दी, बांग्लादेश के साथ अभी आपकी टी20 सीरीज हुई, इसमें यंगस्टर्स खेले तो फिर वो उनको एक्सपीरियंस मिला। मयंक यादव को डेब्यू कराया गया, नीतीश रेड्डी को डेब्यू कराया गया, दोनों को 3-3 मैच खिलाए गए। अब उनको एक एटलीस्ट एक इंटरनेशनल टेस्ट तो मिल गया है लीग क्रिकेट से बाहर निकल के। अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में अभी मयंक यादव को और नीतीश रेड्डी को इसी स्क्वाड में एक बैकअप रिजर्व की तरह रखा गया है, तो वो स्क्वाड के साथ प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट की फील तो ले रहे हैं, रेड बॉल से वो नेट्स में एटलीस्ट एक आइडिया तो ले रहे हैं कि कैसे हमारे जो टीम है, हमारे सीनियर प्लेयर सोच रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले मैचेस में कभी उनको चांस भी मिल जाए। तो इस तरीके से बैकअप रेडी किया जाता है। आप कोई मौका ही नहीं देंगे किसी यंगस्टर को, सिर्फ मेरे दोस्त यार खेलने चाहिए, दोस्ती यारी होनी चाहिए, मेरी जब मर्जी मैं खेलूंगा, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त खेलेगा। ये तो वो बात हो गई कि जिसकी बैट उसकी बैटिंग। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।